हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 11 विज्ञान का जो अध्याय है ये आपकी नई पुस्तक का अध्याय है। अगर आपके पास पुरानी पुस्तक है उसमें ये अध्याय 14 होगा, विद्युत तारा के रासायनिक प्रभाव। इसके अभ्यास के जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनको समझेंगे। तो 2 वीडियो बनाकर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझा दिए थे। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अपनी बुक निकालिए, बुक से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए, फिर उसका उत्तर हम समझेंगे। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित है? व्याख्या कीजिए। मतलब कहीं पर लाइन, जो विद्युत की लाइन है, मतलब जिसमें से विद्युत का चालन हो रहा है, संचार हो रहा है, उसमें खराबी आ गई है, तो क्या एक लाइनमैन को वो जो खराबी है ठीक करनी चाहिए तार में जब वर्षा हो रही है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या चीज है? वर्षा हो रही है। तो वर्षा का मतलब पानी, मतलब जो सब चीजें भीगी होंगी, गीली होंगी पानी में। और हम पहले ही जान चुके हैं कि जल में, साधारण जल में विद्युत का चालन होता है। तो जब जल में विद्युत का चालन हो रहा है तो जो सब चीजें हैं उसके आसपास जो भीगी हुई हैं और जो बिजली के तार के संपर्क में हैं उनमें विद्युत हो सकता है। तो जो लाइन अगर काम करेगा वर्षा में तो उसे विद्युत से हानि पहुंच सकती है। इसलिए वर्षा के समय हमें कभी भी विद्युत के जो उपकरण हैं वो ठीक नहीं करने चाहिए। ठीक है, अगर वो भीगे हुए हैं, वर्षा हो रही है, कोई भी विद्युत का उपकरण है, उसे हमें उस समय ठीक नहीं करना चाहिए। इसका कारण है क्योंकि जल में विद्युत का चालन होता है और जो सब चीज़ों में चालन होने से जो व्यक्ति, जो मैकेनिक, जो लाइनमैन उसको ठीक कर रहा है, उसे विद्युत से हानि हो सकती है, करंट से हानि हो सकती है। तो इवन घरों में भी, ये प्रश्न में नहीं लिखना आपने, मैं आपको समझा रहा हूं, घरों में भी कोई उपकरण है उसको गीले हाथ से नहीं टच करना। गीले हाथ से टच करेंगे तो आपके शरीर में विद्युत का चालन होगा और आपको हानि पहुंचेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा हुआ है कि कोई चीज भीगी हुई है या वर्षा हो रही है और विद्युत का काम करना है, तो आप विद्युत के उपकरण का काम नहीं कर सकते, क्योंकि जल में विद्युत का चालन होता है और वो आपको हानि पहुंचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं अब हम। पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आशुद्ध जल। इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संप्रेक्षित्र से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो प्रश्न को समझिए। पहले 2 प्रकार के जल हैं। एक तो है डिस्टिल्ड वाटर, आशुद्ध जल। आशुद्ध जल जो होता है उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती, किसी प्रकार का कोई उसमें लवण मिला नहीं होता, इसलिए उसमें विद्युत का चालन नहीं होता। तो एक बात हो गई, अशुद्ध जल जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि वह पूरी तरह शुद्ध होता है। ठीक है, जो अशुद्ध जल होता है पूरी तरह शुद्ध, इसलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता। तो अभी जो वर्षा का जल है वो कैसे बनता है? जो समुद्र में या अलग वाटर बॉडीज में पानी है वो धीरे धीरे सूर्य की गर्मी से भाप बन जाता है। तो जब वो भाप बनता है, वाष्प बनते हैं उसके,
तो भाप या वाष्प, तो उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती। इन वाष्प के कणों में कोई अशुद्धि नहीं होती। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जब ये वाष्प वर्षा बनेगी, जब बादल जो हैं वर्षा बनेंगे, तो वो भी शुद्ध होने चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। वर्षा का पानी शुद्ध नहीं होता। क्यों शुद्ध नहीं होता? क्योंकि हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की अशुद्धियां हैं, कई प्रकार के केमिकल्स हैं जो हमारे वायुमंडल में हैं। वो केमिकल्स, वो रसायन जो हैं पानी में घुल जाते हैं। कौन सा पानी? वर्षा का पानी। जब वर्षा की बूंदें आकाश से नीचे गिरती हैं तो वो वायुमंडल से होके निकलती हैं, तो वायु में जो रसायन हैं वो उसमें घुल जाते हैं। तो वर्षा का पानी पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। होना चाहिए, क्योंकि वो समुद्र का पानी वाष्प बना और वाष्प ठंडा होकर बूंदें बनी, वो शुद्ध होना चाहिए, पर होता नहीं है। क्योंकि वायुमंडल में जो प्रदूषण है, जो रसायन हैं, वो उसमें घुल जाते हैं। इसलिए जब वर्षा के पानी को आप की जांच करोगे तो उसमें विद्युत का चालन होगा, जबकि डिस्टिल्ड वाटर में, आशुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ये लिखना है आपने कि वर्षा के पानी में कई रसायन मिल जाते हैं जो हवा के में पाए जाते हैं। हमारी हवा में बहुत सारे प्रदूषण है, उस प्रदूषण के कारण जो रसायन हवा में हैं वो वर्षा के पानी में घुल जाते हैं। तो जो वर्षा का पानी धरती तक पहुंचता है वह पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, इसलिए वह विद्युत का चालक बन जाता है। उसमें विद्युत का चालन होता है क्योंकि वह पानी शुद्ध नहीं होता। और शुद्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि वायु में पाए जाने वाले रसायन उस पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसको अच्छे से समझ के आप खुद भी लिखने का प्रयास करिए। लिखना कैसे है कि वर्षा का पानी पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वायुमंडल में पाए जाने वाले प्रदूषित पदार्थ जो हैं, प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ जो हैं, जो रसायन हैं, वो पानी में घुल जाते हैं और पानी अशुद्ध हो जाता है जब वह धरती तक पहुंचता है। इसलिए उसमें अशुद्धियां होने के कारण वह विद्युत का सुचालक बन जाता है, मतलब उसमें विद्युत का चालन हो सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। ये आप थोड़ा खुद सोचिए, मैं आपको हिंट दे देता हूं। कई चीजें हैं जो लोहे की बनी होती हैं, लेकिन उसके ऊपर एक लेप किया होता है दूसरे पदार्थ का। वो विद्युत लेपन प्रक्रिया से किया जाता है। जैसे क्रोमियम का लेप किया जाता है। क्रोमियम से जब हम लगा देते हैं लोहे के ऊपर, वो चमकने लगता है। तो जो भी चमकदार लोहे की चीज है उसके ऊपर किसी प्रकार का विद्युत लेपन हुआ होगा। ठीक है, जैसे आपके साइकिल का हैंडल है, साइकिल का जो हैंडल है उस पे भी क्रोमियम का विद्युत लेपन हुआ होता है। ठीक है, जैसे कारों के जो हैंडल होते हैं खोलने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए छोटा सा हैंडल होता है। ठीक है, कार का दरवाजा खोलने वाला हैंडल। इसके ऊपर भी विद्युत लेपन हुआ होता है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो आप थोड़ा खुद अपना सोचिए। जनरली जो भी लोहे की चीज चमक रही है उसके ऊपर लेपन हुआ होगा, क्रोमियम का लेपन हुआ होगा। वो लेपन कैसे करते हैं? विद्युत लेपन से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11।
जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 11.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयुक्त होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर छड़ को इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन से इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल में संयोजित किया जाए? कारण लिखिए। हाँ, तो हमने कल पढ़ा था केमिकल इफेक्ट, ये जो रासायनिक प्रभाव। ये मान लीजिए कॉपर की रॉड है और ये भी कॉपर की रॉड है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसको हमने जोड़ दिया बैटरी से। करंट ऐसे जा रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। इसको धन कहते हैं, इसको ऋण कहते हैं। नेगेटिव वाला ऋण, करंट ऐसे जा रही है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, जो कॉपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहां पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे, इनका लेपन होना शुरू हो जाएगा और इसमें जो कॉपर है वो घुलेगा इसके अंदर। तो इसको हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं कॉपर को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि जो अशुद्ध कॉपर है वो कहां लगाया जाएगा, यहां पर लगाया जाएगा कि यहां पर लगाया जाएगा? तो इसका आंसर है यहां लगाया जाएगा, धन इलेक्ट्रोड पर। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है यहां पे जो इम्प्योर अशुद्ध जो कॉपर है वो धीरे धीरे घुलेगा और उसके जो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करके यहां पर आएंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उस पर वो जमा होगा। तो जो इस पे जमा होगा पूरी तरह शुद्ध होगा, जो अशुद्धियां हैं वो इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि जो अशुद्ध कॉपर है, अशुद्ध कॉपर की छड़ को हम धन इलेक्ट्रोड पर लगाएंगे, क्योंकि जो अशुद्ध कॉपर है उसके मॉलिक्यूल्स, उसके कण नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर लेपित हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो शुद्ध यहां पर इकट्ठा होगा और ये होगा अशुद्ध। अशुद्ध होगा पॉजिटिव पे, धन इलेक्ट्रोड पे, और शुद्ध होगा अशुद्ध और शुद्ध होगा ऋण इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। जो मॉलिक्यूल्स हैं यहां से घुलते जाएंगे, घुलकर इस पे डिपॉजिट होते जाएंगे इस रासायनिक प्रभाव के कारण। तो ये जो भी कॉपर यहां पर इकट्ठा होगा, लेपित होगा, वो पूरी तरह शुद्ध होगा। तो अशुद्ध इलेक्ट्रोड को हम धन इलेक्ट्रोड पे लगाएंगे और जो शुद्ध कॉपर है वो ऋण इलेक्ट्रोड पे जमा होगा रासायनिक प्रभाव के कारण। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज पूरा हो गया चैप्टर 11 का। तो इनको आप तीनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। कोई पॉइंट अभी भी आपको समझ नहीं आता या कोई प्रश्न लिखना नहीं आ रहा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगले वीडियो में हम जो है इसका जो एक चैप्टर करेंगे प्रकाश को लेकर, प्रकाश के जो प्रश्न हैं उनको समझेंगे। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।